फिर ये जो क्लास है, ये जब पढ़ाया जाता है तो बच्चे कहते हैं सर ये क्लास 11th का टॉपिक है। नो डाउट क्लास 11th का टॉपिक है। बाद में बच्चे ये हल्ला करते हैं कि सर क्लास 11th का भी क्लास 12th में पूछ दिया था। कहा जाता है ना, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि एनालाइजिंग वाला जो चैप्टर है हमारे अकाउंटेंसी का एनालाइजिंग वाला चैप्टर है, ये टोटली आप चले जाइए क्लास 11th के इवन चैप्टर नंबर 1, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ चैप्टर है या बीच का कोई चैप्टर है, एकदम बेसिक चीजें हैं। उसी में एक हमारा पॉइंट आया हुआ है, कौन सा हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस टू यूजर्स ग्रुप। अब देखो अकाउंटिंग करके हमें घर में नहीं रखना होता है, हमें अपने सिर्फ ऑफिस में नहीं रखना होता है। अभी आपने कुछ देर पहले आपने क्या बताया, हमने क्या बताया आपको कि अकाउंटिंग करने के बाद, यानी अकाउंटिंग करना है मतलब क्या हो गया, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। ये तीन काम करने के बाद हम ऐसा नहीं हम शांत बैठ जाते हैं। तीन काम के बाद दूसरा कैटेगरी स्टार्ट होता है जिसको एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग कहते हैं। ये तीन चीजें स्टार्ट किया जाता है मेन अकाउंटिंग को करने के बाद। तो मेन अकाउंटिंग को करने के बाद इसलिए किया जाता है ताकि जनरल पर्सन को भी ये चीजें आसानी से समझ में आ जाए। कौन सी चीजें, जिसको हमने अकाउंटिंग में आपको बताया, या अकाउंटिंग में जिसको हमने रिकॉर्ड करके जो भी उसका समरी हमने तैयार किया हुआ है। क्योंकि एक आम इंसान को अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे दीजिए तो उसको समझ के एकदम से वो परे होगा, वो एकदम बाहर होगा, वो समझने में उसके लिए बहुत कठिनाई होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक्स्ट्रा उसमें क्या कर देते हैं, अपना एफर्ट लगाते हैं और क्या करते हैं, जो भी हमने अकाउंटिंग करा हुआ है उस अकाउंटिंग को हम क्या करते हैं, इजी लैंग्वेज में पहले तो उसका एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसके डीप स्टडी करके उसका जो भी रिजल्ट या उसका जो भी निचोड़ होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं कि कौन सा किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और कम्युनिकेट करना मतलब लोगों को उसके बाद बताते हैं। तो आखिर ये कौन से लोगों को बताते हैं, हम जो अकाउंटिंग किए हुए हैं मालिक के अलावा कौन से लोगों को बताते हैं। अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब। तो देखो पहले का जमाना अब नहीं है, अब जमाना बहुत बदल गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से एक उसके ऑनर को ही मतलब नहीं होता, ऑनर के अलावा भी बहुत लोगों को उस बिजनेस से मतलब होता है। क्यों, जैसे आप मान के चलिए अब वो कौन कौन से लोग होते हैं, तो जो भी लोग उस अकाउंटिंग का यूज करने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या यूजर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। तो ये जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं ये जनरली दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं, जो किस जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहकर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी डिसीजन लेने के लिए जो क्या करते हैं, उस अकाउंटिंग का यूज करते हैं, वो कैसे यूजर्स कहे जाते हैं, इंटरनल यूजर्स कहे जाते हैं। यानी कि जैसे बिजनेस के अंदर कौन कौन होता है जनरली, तो बिजनेस के अंदर कौन होता है भाई, मैनेजर। सबसे पहले ऑनर से आइए, ऑनर क्या करता है, अपना मैनेजर रखता है। ऑनर कौन हो गया, जो सर्वे सर्व है, पूरा मालिक है। वो जो डिसीजन लेगा सर्वमान्य होगा। हाँ आपसे सजेशन ले सकता है, आपका सजेशन अच्छा लगेगा उसको तो क्या करेगा, आपके सजेशन का वैल्यू देगा, उस सजेशन को अप्लाई करेगा बिजनेस में। तो सबसे ऊपर होता है हमारा कौन, ऑनर होता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, मैनेजर आता है। और मैनेजर क्या करता है, उसके अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, जिन एम्प्लॉय को वो क्या करता है, अपना सजेस्ट करके, ऑर्डर देके और क्या करता है, कंट्रोल वगैरह करके जो भी काम करवाना होता है करवाता है। तो ये तीन लोग जो होते हैं ये कौन से हो जाते हैं, हमारे इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो क्या हो जाता है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हो जाता है। जिसमें आप जनरली गवर्नमेंट को देख लीजिए, इन्वेस्टर्स को देख लीजिए, आप अपने क्रेडिटर्स को देख लीजिए, बैंकर को देख लीजिए, है कि नहीं है। सवाल है आपका ये केस पेपर, ब्रिलियंट का। ठीक है, जी बिल्कुल। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक बार भेज दीजिएगा मुझे, जी बेहतर होगा क्योंकि, हाँ हाँ, थोड़ा पेन दे दीजिए लोग, लीजिए। सर जी, ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू।
ठीक है, चलिए आगे फिर। तो वही होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारे अकाउंटिंग का यूज करना जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से वो रिलेटेड होते हैं, इसलिए उनके लिए भी अकाउंटिंग होना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस टू यूजर्स ग्रुप्स। तो यूजर ग्रुप्स को हमने कितने भागों में बांट दिया, दो अलग अलग भागों में बांट दिया। अब उस ग्रुप में भी अलग अलग सब ग्रुप्स होंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या हो सकता है उसमें, तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जो डायरेक्ट यानी कि जो इंटर जो बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, तो सबसे पहला तो कौन होता है, वो ऑनर, या कंपनी के केस में वो क्या बन जाता है, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स। ये सारे के सारे लोग क्या होते हैं, जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, मतलब कंपनी के क्या होता है, प्रॉफिट लॉस से या कंपनी के किसी भी चीज से इनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। इनके ऊपर क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो उसमें क्या हो गया, इनको आखिर क्यों जरूरी पड़ती है, एक ऑनर को या इवन एक शेयर होल्डर्स को या इन्वेस्टर्स को आखिर अकाउंटिंग के बारे में जानकारी की क्यों जरूरत है। तो देखो इनका सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे, कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे चूंकि कंपनी का हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम कंपनी ही कहेंगे बिजनेस की जगह पे। तो उनका सारा का सारा ध्यान किस पे रहेगा, हमारा कंपनी पे, कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो ऑनर तो भाई, ऑनर या शेयर होल्डर्स, कंपनी केस में दोनों बराबर हो गए। ऑनर या शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे हमारी कंपनी, ज्यादा से ज्यादा उसको सरप्लस हो, क्योंकि उसी सरप्लस के आधार पर उनको क्या दिया जाएगा, डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी केस में क्या किया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है, तो उसी के आधार पर उनको डिविडेंड दिया जाएगा। तो जैसे जैसे कंपनी क्या होगी भाई, प्रॉफिट अर्न करेगी, उनको एक तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होगा, तो उनके शेयर का प्राइस भी अपना बढ़ता जाता है। तो इसलिए वो चाहते हैं। तो उनको कैसे पता चलेगा, अब देखिए शेयर होल्डर्स जो होता है ना, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स जनरली होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कुछ एक शेयर होल्डर्स को छोड़ के, यानी जो प्रोमोटर्स हुए रहते हैं उनको छोड़ के लगभग कंपनी के शेयर होल्डर्स क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते हैं, तो भैया आज आपने शेयर खरीद लिया तो आप कंपनी के मालिक बन गए, आज आपने शेयर बेच दिया तो आप कंपनी से हट गए। होता है कि नहीं होता है। तो एक शेयर होल्डर हमेशा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इसलिए नजर टिकाए रखता है ताकि उसको ये पता चल सके कि उसको अपने शेयर को क्या करना है, होल्ड पे रखना है, मतलब अपने आप को शेयर को क्या करना है, रखना है, या और खरीदना है, या हम क्या करें, बेचना है। तो ये कब होगा, हमारा सिचुएशन जैसा हमने सोचा था, या इन फ्यूचर हमें लगता है कि नहीं भाई हमारा बढ़ेगा भाई शेयर का प्राइस, तो हम क्या करते हैं, अपने शेयर को होल्ड कर लेते हैं। और साथ ही साथ अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, बेनिफिट होने के चांसेस हैं, तो उस केस में हम नए शेयर को परचेज करने के लिए सोचेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, हमारे बिजनेस का सिचुएशन खराब होते जा रहा है और आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में भी हमारा बिजनेस का सिचुएशन खराब होगा। इन दैट केस हम क्या करेंगे, क्या अपने शेयर को होल्ड करेंगे, क्या मैं नया शेयर परचेज करूंगा। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि भाई जितना निकल रहा है निकालो और यहां से निकलो। तो ये सारा का सारा डिसीजन होगा किस पे डिपेंड करेगा, ये जनरली तो बिजनेस के प्रॉफिट पे, और बाकी प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, तो एसेट्स लायबिलिटी का जो आपस का जो रेशियो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन पता चल गया आपको कि ऑनर, शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स किस प्रकार कनेक्टेड होते हैं, या इनको क्यों जरूरत पड़ता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, उठा दिए हैं ना, हाँ छोड़ के आ जाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा ना फिर लोग। ले लीजिए, एक चेयर ले लीजिए, नहीं तो इसी पे बैठिए ना, इनका बैग थोड़ा सा साइड कर दीजिए, बैठिए फ्रंट पे आप बैठिए, बहुत मेहनत भी होगा, गर्मी का दिन है। चलिए, एक आदमी हो गया दिल्ली हम लोग के रूम पे, हम लोगों ने पूछा कि हाँ भाई कैसा रहा सिचुएशन, कैसे आए हो, तो ट्रेन पकड़ के आए हैं। अब एक हम लोगों को मुंह से हमारे निकल गया कि तो बड़ा मेहनत हुआ होगा, ट्रेन पकड़ के आप आए हैं इतना दूर से, स्पीड भी चलता है ट्रेन। उसके बाद उसका जो मजाक उड़ना शुरू हुआ, भाग गया रूम छोड़ के। वही हो गया आज आपके साथ क्या, देख लीजिए, लीजिए आप लोग लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, दूसरा हमारे कौन हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो क्रेडिटर कौन होते हैं भाई, जनरली सप्लायर को क्रेडिटर कहा जाता है,
क्योंकि मैंने आपको बोला था उस दिन क्रेडिटर और बाकी जो एक कौन से होते हैं हमारे बोरोवर, ये दोनों अलग होते हैं। मतलब मैंने आप किसी व्यक्ति से पैसे ले लिए ऐसे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के कैटेगरी में आता है, जब हम स्टेटमेंट क्या करते हैं बैलेंस शीट पढ़ रहे थे। और एक होता है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, तो जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस में जो गुड्स जिनसे हम उधार परचेज करके लाते हैं ना, वो हमारे क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो आखिर क्रेडिटर्स को क्या जरूरत पड़ता है, तो देखो मैंने आपको बोला क्रेडिटर्स कौन होते हैं, अपने बिजनेस को रन करने के लिए उस बिजनेस में जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को उनसे खरीद कर लाते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा किराना का दुकान है, तो किराने के दुकान में अगर मैं किसी महाजन से मैं क्या लेके आ रहा हूँ, बिस्कुट लेके आ रहा हूँ किसी होलसेलर से, तो कहता है ना ठीक है आप ले जाइए, 15 दिन का हम आपको टाइम देते हैं, 15 दिन में पेमेंट कर दीजिएगा। तो ये जो 15 दिन का टाइम देता है किस प्रकार से देता है, तो कोई भी क्रेडिटर आपको क्या देता है कि अमाउंट फिक्स करता है कि आपका क्रेडिट मतलब आपको कितने रुपए तक हम क्या कर सकते हैं, उधार दे सकते हैं, प्लस आपको कितने दिनों तक उधार दे सकते हैं। ये सारा का सारा तय होता है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन पे तय होता है। देखते हैं ना, अगर आप पैसे वाले हैं तो आप 10 करोड़ भी कर्ज लीजिए आपको मिल जाएगा, और आप पैसे वाले नहीं हैं, आपको जीवन और मौत का भी सवाल है, मतलब बीमारी में फंसे हुए अगर 20 लाख रुपए अगर आप में लग जाए, 20 लाख छोड़िए 2 लाख रुपए लग जाए, आप जिंदा बच जाइएगा, और नहीं लगेगा तो नहीं बचिएगा। तो जनरली लोगों को दया आ जाए, चंदा मांग के इकट्ठा करके आपको दे देंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन कोई 2 लाख रुपए आपको कर्ज नहीं देगा अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, और आदमी मर जाता है। हकीकत यही है, यानी कि आपको पैसे या आपकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट पीरियड जो भी मिलने वाला है वो तभी आपको मिलने वाला है जब आपका फाइनेंशियल सिचुएशन जो होगा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो बिजनेस में भी सप्लायर या क्रेडिटर कह लीजिए इसी रूप से काम करता है। क्रेडिटर क्या होता है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जानकारी रखना चाहता है ताकि उसको पता चल सके कि आपके बिजनेस का कंडीशन कैसा है, आपके बिजनेस में एसेट्स का कंडीशन क्या है, लायबिलिटी का कंडीशन क्या है, आपका बिजनेस नेक्स्ट फ्यूचर में आपको प्रॉफिट अर्न करने वाली है या नहीं करने वाली है। अगर ऐसा देख के लगता है कि नहीं ये बिजनेस तो अब लॉस में जा रहा है, ये डूब जाएगा, तो क्या कोई भी व्यक्ति पैसा देगा, कोई भी व्यक्ति पैसा नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति क्या उधार देगा, नहीं देगा। वही यहाँ पे कह रहा है क्रेडिटर के बारे में कि द क्रेडिटर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर द कंपनी विल हैव इनफ कैश टू पे इंटरेस्ट चार्ज। क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि अगर मैं इंटरेस्ट वाला अगर कोई मतलब क्या कहते हैं उसको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हूँ, तो क्या उसके पास इतने पैसे क्यों इंटरेस्ट चार्ज दे सकते हैं, एंड रीपे द डेप्ट एट द ड्यू डेट। एंड क्या इतने पैसे हैं कंपनी के पास, या कंपनी का सिचुएशन ऐसा है कि जिस दिन ड्यू डेट है, जैसे 15 डेज का उसने आपको क्या दिया, क्रेडिट लिमिट दिया कि भाई आप ये जो ले जा रहे हो ये 15 दिन में आप रुपये वापस कर देना, तो क्या कंपनी के पास ये सिचुएशन है कि कंपनी 15 दिनों में पैसे वापस कर सकती है। तो अगर वो देखिए कंपनी के पास सिचुएशन है तो ठीक है, अगर कंपनी के पास ये सिचुएशन नहीं है तो क्या करेगी, वो आपका अपना अमाउंट क्या करेगी, आपके अकॉर्डिंग फिक्स करेगी कि आप जितना दे सकते हो। वही यहाँ पे कह रहा है, फॉर दिस द कंपनीज लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो पोजीशन शुड बी एनालिसिस। तो इसके लिए कंपनी का लिक्विडिटी देखा जाता है। लिक्विडिटी मतलब कि कंपनी के पास कैश का अरेंजमेंट कितना हो सकता है इंस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गया। फिर उसके बाद आता है सप्लायर, सेम वही चीज हो गया जो अभी हमने आपको ऊपर बताया था, क्योंकि सप्लायर ही क्या बन जाते हैं, हमारे क्रेडिटर बनते हैं। तो यहाँ पे क्या कर, टू सप्लायर अ बिजनेस एंटरप्राइज सोर्स ऑफ कैश इन फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। सप्लायर क्या करता है, गुड्स या सर्विस को क्या करता है, सप्लाई करता है, उसके बदले हम उसको क्या कर देते हैं, कैश वगैरह का जो भी पेमेंट करना होता है हम उसको पेमेंट करते हैं। फिर क्या करें, सप्लायर्स आर इंटरेस्टेड इन कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट एडिक्यूट कैश फ्लो। सप्लायर भी इंटरेस्टेड होता है कि कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे जनरेट कर रही है, कंपनी का सिचुएशन कैसा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो भी क्या देगा, आपको क्रेडिट देगा। तो यहाँ पे कैश फ्लो टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड, यानी कि सप्लायर भी ये जानकारी रखना चाहता है कि वो जो गुड्स एंड क्या करता है, सर्विस जो सप्लाई करने जा रहा है उसके लिए जो भी कैश की नीड होगी वो उनके पास जनरेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहाँ कहाँ से जनरेट होगा। तो उसके लिए यहाँ पे कह रहा है दिस कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन शॉर्ट सप्लायर और क्रेडिटर, आ गया बात कि अगर छोटे रूप में अगर कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए तो क्या कह रहा है कि सप्लायर और क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड टू नो द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। सोल्वेंसी क्या होता है, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, मतलब कि हम अपने कर्ज को चुका पाते हैं या नहीं चुका पाते। तो कर्ज हमारा तो कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो क्रेडिटर या सप्लायर क्या आपको साल भर के लिए उधार देते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 45 दिन, बहुत रेयर केस में मिलता है। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट टर्म पीरियड हो गया।
तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मतलब यानी कि 45 दिनों में जो आपका डेप्ट का पेमेंट होने वाला है उसके लिए आप क्या है, एबल है कि नहीं है कि आप उसको टाइम पेमेंट मतलब टाइमली पेमेंट कर सके। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि क्रेडिटर या सप्लायर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसलिए चेक करना चाहते हैं ताकि वो पता कर सके कि भाई आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि नहीं कि आप उसको कर सके, पे कर सके। फिर आता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। देखो एम्प्लॉय भी अपने आप को भाई क्या करना है, सेफ जोन में रखना चाहता है। सेफ जोन में एक तो एम्प्लॉय ये देखना चाहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सैलरी को, हमारे रेमुनरेशन को बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है, पहला। दूसरा, एम्प्लॉय भी चाहता है अपने आप को सेफ जोन में रखने की। गवर्नमेंट जॉब में क्यों ज़्यादा भीड़, क्यों इतना बच्चे जॉब करना चाहते हैं? देखो जितना मेहनत गवर्नमेंट जॉब में, उतना मेहनत अगर ईमानदारी से बच्चे प्राइवेट जॉब में जो करते हैं ना, वो गवर्नमेंट जॉब से 10 गुना भी नहीं 100 गुना कमाते हैं। जितना पढ़ाई गवर्नमेंट जॉब में होता है, उसके बाद अंदर जाके जितना डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, फालतू का काम, अगर वो मतलब यहाँ पे बाहर तैयारी तो करते हो ना आप, तो उतना मेहनत अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में जाकर कर दो, खुद के लिए इवन अपने बिजनेस के लिए उतने ईमानदारी से अगर कर दो, तो आप उससे 100 गुना ज्यादा कमाओगे। मजाक नहीं, सीरियसली। लेकिन वहां पे क्या है कि जॉब लगने के बाद ना एक फिक्स हो जाता है, हम स्टेबल हो गए एकदम से, अब सेटल हो गए, अब हमें कोई हटाने वाला नहीं है। तो ये होता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ लोगों का खिंचाव जो होता है गांव के लोगों का। ये है कि गांव के लोग रिस्क खेलना नहीं चाहते, और शहर के लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्हें बचपन से ही आदत है रिस्क खेलने का, वो शुरू से ही बिजनेस ही देख रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। तो वहां इंप्लॉय क्या करता है, इंप्लॉय भी चाहता है कि अपने आप को रिस्क से बाहर रखे। इंप्लॉय ये भी साथ साथ अपने रेमुनरेशन के अलावा ये भी देखना चाहता है कि भाई कंपनी का पोजीशन क्या है, कंपनी नेक्स्ट फ्यूचर में रन करने वाली है या नहीं करने वाली है। अगर कंपनी का सिचुएशन सही है, मतलब कंपनी अभी टूटने वाली, बंद होने वाली नहीं है, तो भाई इसमें कंपनी में फिर देगा कि ये हमें प्रमोशन देगा कि नहीं देगा। अब ऐसा तो नहीं है 10,000 पे हमने जॉब करना शुरू किया और आगे आने वाले 10 साल बाद भी आज हम 15,000 पे लटके हुए हैं, और कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई। तो इम्प्लाई ये भी देखना चाहते हैं। तो इस चीज को देख के इम्प्लाई ये देखते हैं कि उनके लिए कंपनी ठीक है कि नहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं कंपनी अब बंद होने वाली है, तुरंत वो क्या करते हैं, कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट करने का अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं। तो इम्प्लाई के लिए इस प्रकार से अपना जॉब सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते रहते हैं इम्प्लाई। दूसरा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तो आपको पता है सर्वे सर्वा होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस, जैसे अभी मैंने बोला कि बिजनेस का दूसरा नाम क्या होता है, रिस्क होता है। यानी कि बिजनेस का टोटल चीज डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे। आपका डिसीजन अगर बढ़िया, आपका डिसीजन अगर बेस्ट है, तो आपका बिजनेस पक्का है इन फ्यूचर बहुत प्रॉफिट अर्न करने वाले। लेकिन अगर आपका डिसीजन बेस्ट नहीं है, आपका डिसीजन बढ़िया नहीं है, आपने गलत डिसीजन ले रखा है। गलत डिसीजन कब लिया जाता है, जब हमारे पास एनालिसिस नहीं हो, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं हो, हमारे पास फ्यूचर के बारे में कोई हमारे पास प्लान नहीं है। तो वहां पे विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, अगर विदाउट एनी एक्सपीरियंस यदि मैं कोई डिसीजन लेता हूं, तो पक्का है वो तुक्का मार रहा हूं मैं। तो वहां पे बिजनेस को लॉस होने की जरूरत है, लॉस होना ही होना है। तो वहां पे क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्यों जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या करती है, जो एनालिसिस हम किए रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उससे मैनेजमेंट अपने अपने अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो अपने इन्फॉर्मेशन को बांट लेती है कि किस इन्फॉर्मेशन को कहाँ यूज करके कौन सा डिसीजन लेना है, जिससे मैनेजमेंट बेहतर डिसीजन ले सकता है और अपने कंपनी को बहुत आगे ले जा सकता है। तो ये लोग हो गए जो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे बिजनेस से। कुछ लोग इनडायरेक्टली होते हैं, वही यहाँ पे कह रहे हैं यूजर्स विथ इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। अच्छा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि उन यूजर्स के नाम बताइए, यूजर्स ग्रुप के जो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेट करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, या जो इनडायरेक्टली, तो इसमें आपको सिर्फ यूजर्स के नाम देने। इनडायरेक्टली में क्या हो गया, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी या अथॉरिटी कह लीजिए। ये इसलिए देखना चाहते हैं कि आप प्रॉपर रूल रेगुलेशन फॉलो करके आप अकाउंटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने बिजनेस को सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहला। दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है, इवन इसमें तो आ जाएगा आपको टैक्स अथॉरिटी भी आ जाएगा गवर्नमेंट के अंतर्गत। टैक्स अथॉरिटी ये देखना चाहती है कि आपने जितना कमाया है उसके अकॉर्डिंग आपने टैक्स सही सही रूप से दिया है कि नहीं दिया है। दूसरा हमारे पास आता है बैंकर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये लोग का क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं कि भाई कंपनी को जहां भी रुपए की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, वहां पे लोग फंड अरेंज करके देते हैं। तो क्या बैंक में आप जाइएगा, जितना पैसा मांगेगा बैंक आपको दे देगी? बैंक पहले क्या करती है, आपके सिचुएशन को देखती है कि आपका कंडीशन कैसा है,
आप बैंक की पेमेंट को रिपेमेंट कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा ऑन टाइम, उसके ऊपर सारा का सारा खेल डिपेंड करता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है बैंकर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वो इसलिए रिलेटेड होते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि भाई आगे आपका सिचुएशन कैसा रहेगा, किसके बेसिस पे, पीछे के बेसिस पे। तो वही चीज़ है। फिर उसके बाद क्या करा, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स। प्रेजेंट इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं, बताया कुछ देर पहले हमने आपको। प्रेजेंट इन्वेस्टर्स मतलब वो ऑलरेडी आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि वो अपने शेयर को बेच दें, बराबर रखे रहें, या कुछ और खरीदें। किस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, आपके सॉल्वेंसी पे। तो ये चीज़ है। फिर क्या होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मतलब जो इन फ्यूचर आपको इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो करें या नहीं करें। तो देखेंगे अगर बेनिफिशियल होगा, आपकी कंपनी बेनिफिट्स मतलब प्रॉफिट अर्न करने वाली है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगला आता है हमारा टैक्स अथॉरिटी, टैक्स की जानकारी के लिए, है कि नहीं है। अगला आता है अदर यूजर्स, मतलब जो भी लोग इसके अलावा जो हो गए, जैसे कि बाहर के लोग हो गए, जनरल इकोनॉमिक्स हो गए, जो बिजनेस प्लान करते हैं, जो आपको सर्वे वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, टीवी के पैनल पे आके अपना नहीं होता है कि डिबेट करते हैं, तो उन लोगों को भी आपके बिजनेस का जानकारी होता है, ताकि वो लोग वहाँ पे बोल के और अपने आप को थोड़ा आगे ले जा सके। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या था, यूजर्स ग्रुप, जिसके बारे में, जिसके लिए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज किया है। अब बताए टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हाँ जी, डिवेंचर होल्डर्स वही इन्वेस्टर्स हो गए ना, वो तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। ठीक है। बाकी अगर कोई कम क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लीजिएगा तो उसको तो मैंने अलग ग्रुप बना ही दिया था, लेकिन जनरली डिवेंचर होल्डर्स आपके कौन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। ओके। फिर उसके बाद देखिए टाइप्स और मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, देखिए अलग अलग तरीके से ना एनालिसिस किया जाता है। इसमें सबसे पहला होता है इंटरनल एनालिसिस, और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल एनालिसिस। इसको समझिए, चैप्टर अब खत्म होने वाला है। इंटरनल एनालिसिस कहने का मतलब क्या होता है, जो कंपनी के अंदर के लोग जनरली एनालिसिस करते हैं। यानी इंटरनल एनालिसिस का मतलब वो एनालिसिस है जिसमें कंपनी के एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एनालिसिस जो किया जाता है ना, मतलब जिन पर्सन्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इजीली क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उसका यूज करके एनालिसिस कर सकते हैं, उस एनालिसिस को क्या कहा जाता है, इंटरनल एनालिसिस। जैसे अगर ऑनर कर रहा है, मैनेजर कर रहा है, या अगर इवन अगर इंप्लॉई को ये अलाउ है कि भाई इंप्लॉई क्या कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है, फाइनेंशियल एनालिसिस, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटरनल एनालिसिस का पार्ट हो जाता है। लेकिन एक पार्ट होता है एक्सटर्नल एनालिसिस। जैसे आज की डेट में आप कंपनी के बारे में सर्च करिए, इवन शेयर के बारे में सर्च करिए गूगल पे कि कौन सा शेयर सबसे बेस्ट है, तो गूगल पे आपके हजारों लिस्ट आ जाएगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के सजेशंस आपको देंगे। तो क्या कंपनियां इनको अपना इंफॉर्मेशन देती है क्या डायरेक्टली, नहीं। इन लोगों का एनालिसिस कंपनी के एक्चुअल डेटा के बेसिस पे नहीं होता है, ये लोग उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे एनालिसिस करते हैं जो कंपनी बाहर दिखाना चाहती है। यानी कंपनी जो बाहर जनरल पब्लिक के लिए जो इंफॉर्मेशन इशू किया है, उसके बेस पे जो एनालिसिस किया जाता है, दैट एनालिसिस कॉल्ड एक्सटर्नल एनालिसिस, जो बाहरी डेटा के बेसिस पे किया जाता है। और इंटरनल एनालिसिस क्या है कि भाई जैसे मैं मैनेजर हूं, तो मैं जब चाहूं बैलेंस शीट भी ले सकता हूं, जब चाहूं स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी ले सकता हूं, जब चाहूं किसी का लेजर भी ले सकता हूं, जब चाहूं कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ले सकता हूं। इसके बेसिस पे जो मैं एनालिसिस करूंगा वो कौन सा एनालिसिस होगा, हमारा इंटरनल होगा। लेकिन एक जो लोग होंगे जैसे बाहर के लोग, जैसे मैंने अभी बोला इकोनॉमिक्स हो जाए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो अलग अलग एजेंसियां हैं, वो लोग जो करवाते हैं, है कि नहीं, न्यूज चैनल वाले जो करवाते हैं, बिजनेस न्यूज चैनल वाले, तो ये सारा का सारा एनालिसिस कैसा एनालिसिस होता है, ये एक्सटर्नल। वही यहाँ पे देखिए ना, दिस एनालिसिस इज मेड बाय दोज हु हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द कंपनी, मतलब जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसको आसानी से देख सकते हैं जब चाहे तब। ओके। लेकिन वही अगर एक्सटर्नल की बात करें हम, तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, दिस एनालिसिस मेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, जिसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सके, यानी कि वो बाहर का सिचुएशन देख के, कंपनी ने जो लोगों को बताया है उसके बेसिस पे ये क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो ऐसे एनालिसिस को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल एनालिसिस। एनी प्रॉब्लम, गुड। नेक्स्ट आता हूं द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इन्हें कहता है वर्टिकल एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछता है। ये होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे चलते हैं बराबर,
और वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि भाई ये हम वर्टिकल पे आ गए ना, हाँ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि हम जो अपना एनालिसिस है वो किसी दूसरे साल से, अपना एनालिसिस हम क्या करते हैं, अपना इस साल का डेटा हमने लिख दिया और बगल में क्या कर दिया, पिछले 2-3 साल या इवन एक साल का ही डेटा हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे कि पहले से हमने अच्छा किया है या पहले से हमने खराब किया है। कौन कौन सा सिचुएशन है जहां से हमने पहले से इंप्रूवमेंट करा है, कौन सा सिचुएशन है जहां पे पहले से हमने खराब किया है परफॉर्मेंस। तो इन चीजों का जो एनालिसिस करते हैं, यानी कि अपने बिजनेस के अलग अलग साल के डेटाज को जब हम क्या करते हैं साथ में लाके जब एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे एनालिसिस को क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जैसे हमारा इस साल का सेल जो है हमारा 2 करोड़ है, पिछले साल का सेल हमारा 1,75,00,000 था, लेकिन सर पिछले साल का कैपिटल हमारा था 10 करोड़ था, इस साल का कैपिटल है सर हमारा 18 करोड़ रुपीज है। तो हम देखेंगे कि जिस प्रोपोर्शन में हमने अपने कैपिटल को इंप्रूव करा, क्या उस प्रोपोर्शन में हमारा सेल इंप्रूव हुआ है। तो इन सब चीजों को मतलब अलग अलग साल से हम जब क्या करते हैं रिलेटेड, जब हम इन डेटाज को जब आपस में मिलाकर एनालिसिस करते हैं, तो ऐसा एनालिसिस क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। पढ़िएगा घर पे जाकर, नहीं पढ़िएगा बाबू, अब देखिए एग्जाम टाइम आ गया, पता भी नहीं चलेगा टाइम कैसे कटेगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा घर पे जाके। दूसरा आता है भाई वर्टिकल एनालिसिस। सेम ईयर के डेटाज को हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे करके, जैसे कि मतलब ऊपर नीचे क्या करना, यहां पे समझिएगा कि हम जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बना लेते हैं, और उसमें देखते हैं कि किस चीज का कितना प्रोपोर्शन हमारे बिजनेस में रन कर रहा है। जैसे 100% हम मान लेंगे एसेट्स को, अब 100% टोटल एसेट्स को हमने 100% मान लिया, उसमें से हमारा करंट एसेट्स कितना है, फिक्स्ड एसेट्स कितना है, फिक्स्ड एसेट्स में भी हमारा टेंजिबल कितना है, इंटेंजिबल कितना है, इंटेंजिबल में भी हम अगर ज्यादा मतलब इंटरनली उसको हम जाकर टच करना चाहें तो भाई हमारा गुडविल का परसेंटेज कितना है कि नहीं, हमारे ट्रेडमार्क का परसेंटेज कितना है इसमें। तो इन सब चीजों को क्या करते हैं सेम ईयर का परसेंटेज निकाल के जब हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है ये वर्टिकल एनालिसिस। यही हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस के बेसिस पे हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो कल और परसों का जो चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं इसी एनालिसिस के बेसिस पे पढ़ाने वाले हैं, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्या आता है, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि इट रिक्वायर्स कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 अकाउंटिंग पीरियड, कौन सा है हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, इट रिक्वायर्स स्टेटमेंट ऑफ 1 पीरियड ओनली। इस साल हमने क्या कर लिया, देखा कि हमारा जो भी से मतलब जो भी हमारा इस साल का इनकम हुआ है, उस इनकम में हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, अदर इनकम कितना है, बताया था ना आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते टाइम कैसे कैसे इनकम में यही दो चीज़ आता है ना, इसके अलावा हमारे एक्सपेंस वाले पार्ट में आता है। तो एक बार घर पे जाके पढ़िएगा, क्योंकि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पूछूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप एक बार घर पे भाई डील विद द सेम आइटम विद द डिफरेंट ईयर ऑन पीरियड, अलग अलग क्या करता है सेम आइटम के बारे में कि पिछले साल कितना रहा, इस साल कितना रहा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सेल का, यहाँ पे क्या है, इट डील्स विद द डिफरेंट आइटम ऑफ द सेम ईयर और पीरियड। जैसे मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे कि हमने एसेट्स को 100% मान लिया, अब एसेट्स में करंट एसेट्स कितना है, नॉन करंट कितना, नॉन करंट में भाई टेंजिबल कितना है, इंटेंजिबल कितना है, इंटेंजिबल में भी गुडविल का कितना है, क्या कहते हैं पेटेंट राइट्स का कितना है, ट्रेडमार्क का कितना है, ये सब चीज़ें देखना। तो ये क्या हो जाता है हमारा, कौन सा हो जाता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा कौन कौन सा, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा कौन सा हो गया हमारा वर्टिकल। तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आता है इंटर फर्म एनालिसिस, एक दूसरा आता है इंट्रा फर्म एनालिसिस। मैं बार बार इन चीजों को बताते रहता हूं। इंटर और एक होता है इंट्रा। इंट्रा देख के हमें मैं बता देता हूं ये कि हमारे मन में एक बैठा है इंट्रा मतलब बहुत बड़ा। इंट्रा का मतलब हम क्या समझ लेते हैं कि बहुत बड़ा मतलब बाहर की दुनिया के बारे में बात कर, नहीं। इंट्रा का मतलब होता है कि अपने ही कंपनी में सिमट कर रह जाना। यानी जब कोई ऐसा एनालिसिस करते हैं, जब हम अपने ही कंपनी के डेटा का एनालिसिस अपने ही कंपनी के डेटा से करते हैं, एक साल का किसी और साल से, किसी और साल से, तो क्या बन जाता है हमारा वो इंट्रा फर्म एनालिसिस। क्या करें यहाँ पे देखिए ना, इंट्रा फर्म एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स या डिपेंड्स क्या करता है डिपार्टमेंट्स और सेगमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज इटसेल्फ। मतलब हम अपने ही कंपनी का हम क्या कर रहे हैं, या तो एक साल से दूसरे साल का कर रहे हैं, या एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं। ये सारा क्या कहलाता है इंट्रा। मतलब हमें किसी दूसरे बिजनेस से रिलेटेड क्या रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं बताना है। लेकिन दूसरा आता है हमारा इंटर फर्म एनालिसिस। ये कहता नहीं अपने में मत करो, ये देखो कि आपके जो राइवल्स है
आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनके साथ आपका सिचुएशन कैसा है, वो आपसे ज्यादा आगे हैं या आप उनसे ज्यादा आगे हो। अगर आप उनसे कम हो तो रीजन पता करो कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके कारण आप उनसे पीछे जा रहे हो, उस रीजन को खत्म करो, आगे बढ़ो। या आप उनसे ज्यादा है तो कौन से वो स्ट्रांग पॉइंट है, जिस स्ट्रांग पोजीशन जिसके कारण आप आगे जा रहे हो उनसे, उसको और स्ट्रांग करो आप। तो ये क्या हो जाता है, हमारा इंटर फॉर्म एनालिसिस एंड इंट्रा फॉर्म एनालिसिस होता है। ध्यान रहेगा ये भी, ये दोनों में अंतर है। आप देख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत कोई खतरनाक टॉपिक नहीं है, ये भी वही हो गया कि लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की आखिर क्या कमी आती, जहां भी लिमिटेशंस की बात आएंगी अगर आपके सब्जेक्ट में किसी भी, तो लिमिटेशंस का मतलब क्या मान लेना आपने, कमी मान लेना। तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, तो सबसे पहले सफरिंग फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कर रहा है यहाँ पे, बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे वीकनेसेस है। लाइक आपने देखा था कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को ये नहीं रखता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आप में आप कितना बेस्ट क्वालिटी करते हो, मैनेजर कितना बेस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैनेजर का तबीयत खराब है, मैनेजर सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस ये जानता है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, ये कहता है कि हम चीज उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिसको रुपए पैसे के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इधर देखिए ना, उनका बाल सही है, इधर देखिए। नहीं उनसे मैं बोल रहा हूँ, आप अपना ठीक करिए, लेकिन वो तो कम देख रही है, हाँ ठीक है अब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा दूसरा, तो वो सब कमी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है कि ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब जिसको ये पैसे भले ही कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, लेकिन चूंकि उसको पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसलिए हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डालते, तो चूंकि एनालिसिस पे भी तो इसका असर पड़ेगा। तो ये तो सबसे पहला कि उसमें जो भी कमियां यहाँ भी आता है। दूसरा आता है हमारा अनरिलायबल कंपेरिजन। क्या कहता है, क्या लिखा है, ऐसा कलर यूज करता है भाई, हाँ, अनरिलायबल कंपेरिजन। देखिए कंपेरिजन कुछ ऐसे होते हैं ना जिसको एक्चुअल में वो मतलब रियल नहीं होते हैं वो। जैसे मान के चलिए आपने डेप्रिसिएशन आप लेकर चलिए, ये आपका आपका पर्सनल जजमेंट होता है कि भाई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो कितने दिन तक डेप्रिशिएट करना है, मशीन परचेज करना है कितने दिन तक डेप्रिशिएट कर रहा है। सेम मशीन को आप ही कर रहे हैं, सेम मशीन को कोई दूसरा पर्सन भी परचेज कर रहा है। हो सकता है उसने मान लिया कि इस मशीन का लाइफ कितना है 10 ईयर्स है, आपने मान लिया कितना 7 ईयर्स है। अब दोनों ने आपने क्या कर लिया, मशीन का लाइफ को अलग अलग मान लिया, तो दोनों का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। अब जैसे क्या कहते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज होगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कभी एक होगा। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एक नहीं होगा तो क्या उसके बेसिस पे जो डिसीजंस लेंगे वो क्या सही होगा, किसी ना किसी। दो अलग अलग कंपनी आप भी ला रहे हो हम भी ला रहे हैं, तो हम लोग सब मतलब मिलिए के करेंगे, आप भी तुतुर हम भी तुतुर। आप कह रहे हो कि नहीं हम 10% काटेंगे, हम कह रहे हैं नहीं हम 8% काटेंगे। आप नहीं मानने वाले हमारा, हम नहीं मानने वाले आपका, तो क्या होगा भाई, आप खुद सोचकर बताइए क्या होगा। तो वहां पे अंतर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये चीज है। ओके, दो कंपनी का कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं कि हमें आगे किन से बढ़ना, अपने से। इंटरफॉर्म एनालिसिस करिएगा कि नहीं करिएगा, तो क्यों करेंगे, इंटरफॉर्म एनालिसिस में ये पार्ट आता है, ठीक है ना। वही कह रहा है देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक का भी 10 अलग अलग मेथड्स है, लेकिन मेनली आपको दो मेथड्स या तीन मेथड्स आपको बहुत ज्यादा, इवन आपको बीकॉम में भी चलेगा तो दो मेथड सिर्फ पढ़ने हैं, लिफो एंड फीफो पढ़ना है। तो यहाँ पे अब अलग अलग मेथड्स है, कोई कोई मेथड फॉलो कर रहा है, कोई कोई मेथड फॉलो कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंज, कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कि जब भी अकाउंटिंग करो किस प्राइस पे अकाउंटिंग करना हमने को, जिस प्राइस पे आपने परचेज करा हुआ, मतलब जो आपका एक्चुअल कॉस्ट लगा है उस प्राइस पे अकाउंटिंग करना है। यानी कि प्राइस में कोई भी चेंजेज आ रहा है ना, तो इंस्टेंट आपको अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या प्राइस लेवल चेंज ही जब नहीं हुआ, तो क्या आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन के आया है, क्या आपके एक्चुअल मार्केट सिचुएशन को दर्शा रहा है क्या। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमने इस 2 लाख में इस बोर्ड को परचेज करा हुआ है, सोच कर देखिए, हमने इस बोर्ड को 2 लाख रुपए में परचेज करा हुआ है, हमने अपने बैलेंस शीट में इसको 2 लाख रुपए दिखा दिए, लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण ये बोर्ड आज के डेट में हो गया 70,000 ओनली। लेकिन आज भी हमने इसको डेप्रिसिएशन काट के भी हमने इसको कितने पे दिखाया, हमने 1,60,000 पे। क्यों, क्योंकि सर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। हम जनरल प्राइस लेवल चेंज जो आ रहा है उससे हम कोई अपडेट नहीं कर रहे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को,
तो क्या हमारा जो एसेट्स जो हमारा दिख रहा है 1,60,000 का ये जो बोर्ड, क्या एक्चुअल में हमारा फाइनेंशियल कंडीशन सही दिखा रहा है क्या? एक्चुअल में हमारा ये बोर्ड है कितने का? अब ओनली 75,000 का, बट हम आज भी इसको कितने पे दिखा रहे हैं? 1,60,000। मतलब ये सही नहीं है हमारा, तो एक लिमिटेशन ये भी है। फिर आगे क्या कहता है हमारा? इग्नोरिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, ये एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी। पहले एक मैनेजर था, ऐसा ऐसा खतरनाक डिसीजन लेता था कि मतलब समझिए राहुल गांधी वाला सिचुएशन है उसका। जिस स्टेट में चला गया वहां पे कांग्रेस हार जाती है, ये सिचुएशन था उसका पहले, राहुल गांधी का। अब पता नहीं क्या, अब तो सबको मिल गए हैं तो पता ही नहीं चलता कौन क्या है। लेकिन जब तक नहीं महागठबंधन से पहले क्या था? यही था कि जहां जहां वो रैली करता था वहां वहां जीते हुए कैंडिडेट भी कांग्रेस के हार जाते थे। एक वो था, और एक क्या था उस समय, योगी या मोदी लोग था। उनका सिचुएशन क्या था? ये लोग जहां जाते थे, इवन स्मृति ईरानी बिना काम की लेडी, फिर भी वहां जाके मोदी जी दो चार को भाषण दे दिए, योगी जी जाके दो चार को भाषण दिए, राहुल गांधी को हरा दी लास्ट टाइम। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी मैटर करता है। लेकिन फिर भी अकाउंट में वहां पे हम कहते हैं, यहाँ पे नाम ले रहे हैं ना बाहर कि नहीं राहुल से बहुत आगे चल के बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ये क्या योगी मोदी ये लोग हैं, यहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब आएंगे, ऐसे ही मान के चलिए दो मैनेजर था, पिछला मैनेजर ऐसा था जो डिसीजन लेता था वो कंपनी को लॉस में डालता था। लेकिन यहाँ पे एक नया मैनेजर, हमने उसको हटा दिया, नया मैनेजर लाया। अब वो जो डिसीजन ले रहा है ना, एक तो चीप हो रहा है और सबसे बेस्ट हो रहा है, कंपनी को बहुत आगे ले जा रहा है। यानी कि देखिए कंपनी में आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो पहले था। पहले यही कंपनी क्या थी, लॉस में जा रही थी। आज यही कंपनी क्या है, प्रॉफिट में जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या अकाउंटिंग में कहीं मैनेजर के क्वालिटी का हम कोई भी चर्चा करेंगे? कोई वैल्यूएशन करते हैं आज तक? नहीं करते हैं। तो ये भी तो एक दिक्कत है हमारे पास कि हम एक्चुअल में क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसे हम बिजनेस स्टडी में जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या था? वो दोनों लोग जो जिस जिस कंपनी में गए थे, हेनरी फोयल या एफ डब्ल्यू टेलर, वो कंपनी डूबने वाली थी और उन्होंने उस कंपनी को हीरो बना दिया सेम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, सिर्फ अपने डिसीजन के बेसिस पे। लेकिन क्या कंपनी के किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या उनका नाम लिखा होगा कि इनके वैल्यू को बढ़ा के इतना देते हैं, मैनेजर के डिसीजन को इतना वैल्यू देते हैं? नहीं देते। तो एक तो वो भी है। अगला करता है फाइनेंस, क्या करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस ओनली अ टूल नॉट फाइनल रेमेडी। फाइनेंशियल एनालिसिस को आप फाइनल डिसीजन नहीं मान सकते कि नहीं ये हमने कर दिया, ये एनालिसिस हमने कर दिया, ये रिजल्ट आ गया तो यही अब होना ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये टूल है पता करने का, फोरकास्ट करने का, अनुमान लगाने का। ऐसा नहीं है फाइनल रेमेडी, है नहीं कि अब जो हो गया वही होने वाला है आगे। तब तो भाई हर प्लानर क्या चाहता, हर मैनेजर क्या चाहता कि भाई वो अपने एनालिसिस को इस ढंग से करे कि उसको अपने कंपनी में क्या दिखा दे, प्रॉफिट दिखा दे पहले, ताकि उसका कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? तो भले ही हम फाइनेंशियल एनालिसिस पे हम खर्च करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी इसको आप ये कहते कि नहीं इसका बेनिफिट 100% मिलने वाला है, ये आप नहीं कह सकते। ओके, आगे कह रहा है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। आप किसी और टेक्निक का यूज कर रहे हो, हम किसी और टेक्निक का यूज कर रहे हैं, कोई और किसी और टेक्निक का यूज कर रहा है। रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वही जैसे बताया इंटरनल एक्सटर्नल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटर इंट्रा, बहुत सारे एनालिसिस। तो अगर एक एनालिसिस होता तो सब कोई उसी पे एनालिसिस पे चलता और इजीली डिसीजन लेता। लेकिन यहाँ पे डिसीजंस लेने के लिए भी क्या है, हमारे अलग अलग क्या होते हैं भाई, एनालिसिस के टूल्स हैं। अब इसके कारण क्या होता है भाई, जो एनालिसिस करने वाले जो पर्सन होते हैं वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एनालिसिस वाला टूल्स हम यूज करें। विंडो ड्रेसिंग सबसे खतरनाक चीज होता है। विंडो ड्रेसिंग मतलब अपने क्या करना, अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। मतलब वो फिक्टिशियस उसमें डेटा वहां पे पुट किए जाते हैं, मतलब एक्चुअल में जो नहीं है। लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। सर का नहीं आ रहा समझ में, पूछ लिया करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मानिए थक हार के बैठने से कोई फायदा है? इतना बढ़िया चीज बता रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? कहाँ कौन सोच में गुम हुए थे? कहाँ? तो भाई क्लास में है तो क्लास में बैठे ना। अगर बोरिंग चीज है, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो दिया ही नहीं होता आपके बुक में। थोड़ा सामने देखिए क्या बता रहे हैं नहीं बता रहे हैं। यहाँ समझ में नहीं आया, घर पे क्या फायदा फायदा फिर? ठीक है, थोड़ा मन से पढ़िए। जी सर।
पता चलेगा तब ना गवर्नमेंट पॉलिसी होगा। ये बहुत एक्सपर्ट लोग करते हैं, ये कुछ भी क्या दिखा देगा। फेक कंपनियां चलती है आपके ऑन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें टर्नओवर करोड़ों में जाता है। आप अपना बिजनेस कर रहे हो और आपने क्या किया कि चूंकि एक लिमिट होता है, उस लिमिट से क्रॉस करिएगा, टैक्स अथॉरिटी आपके ऊपर सरचार्ज लगाना शुरू करती है। मतलब फिर 30% आपका, ये मत समझो कि 30% मैक्सिमम आपका टैक्स रेट है, उस 30% के अलावा भी आपके ऊपर सरचार्ज लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जब आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो। तो आप चाहोगे क्या कि बहुत ज्यादा पैसे, अच्छा कमाना ही नहीं चाहोगे, कमाना चाहेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट के पास हम नहीं देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को पता नहीं चले। तो हम क्या करेंगे, काम एक ही कंपनी करेगी, लेकिन रहेगा किसके नाम पे, 8 कंपनियों को हम ओपन करके चलेंगे। अपने टर्नओवर को, अपने इनकम को क्या करेंगे, अलग अलग भागों में बांट देंगे, है कि नहीं है। उससे क्या होगा, वो जो इनकम जो एक पे दिखने वाला था वो 8 लोगों को दिखेगा, टैक्स ऑटोमेटिक हमारा कम होगा। टैक्स इवीजन कहते हैं जिसको, टैक्स की चोरी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है, लोन लेना, आप बैंक से लोन लेने के लिए क्या, आपको आपको पता है कि देखो वैसे भी आपको, आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं अब बिजनेस में, पैसे कोई देने वाला नहीं, आपका सिचुएशन इतना खराब हो गया। तो आपने क्या किया, पिछले 3 साल का बैलेंस शीट तगड़ा बनवा लिया आपने, बना यार थोड़ा जीएसटी एक्स्ट्रा पेमेंट करो। मानिए बैंक में जाके हम घूस देंगे डॉक्यूमेंट सही करवाने के लिए, उससे बढ़िया जीएसटी अथॉरिटी को हम पेमेंट कर दें, अपना डॉक्यूमेंट रियल कर दें। अब जीएसटी अथॉरिटी आपको देखने थोड़े ना है कि आपने कितने का सेल किया नहीं किया है, आप तो जो डेटा दोगे उस पर खुश रहेगी वो। आपने क्या कर दिया, एक्चुअल में आपका सेल हो रहा था 2 लाख, आपने कर दिया उसको 2 करोड़, डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया, उसके ऊपर आपने जीएसटी भी पेमेंट कर दिया। अब आपका क्या हो गया, आपने इतने होशियारी से हर चीज को मैनेज किया कि आपका सेल जो था एक्चुअल में 2 लाख था और दिखने लगा कितने पे, 2 करोड़ पे। यही होता है हमारा विंडो ड्रेसिंग। अब इसके बेसिस पे आप बैंक में जाओगे, बैंक देगी 2 करोड़ तो इजीली आप कमा लेते हो, आपको कम से कम 50 लाख लोन देगी कि नहीं देगी। गांव वाले आपको 5,000 देने में गाली दे रहे थे, आपको बैंक 50 लाख दे रही है, हुआ कि नहीं हुआ। पता चल जाएगा तो फिर विंडो ड्रेसिंग नाम क्या रहेगा, फिर चोरी क्या है नाम। हाँ खुलेआम होता ही है, खुलेआम होता ही है। माइक ऑफ हो जाएगा तो बताएंगे हम आपको एग्जाम्पल, इसी बिल्डिंग में चलने वाला। अब इसमें हम कर दें आप जाके सर बहुत बड़ा चीज मिला है, तो हम बताएंगे इसके बारे में। डिफिकल्टी इन फॉरकास्टिंग, अब डिफिकल्टीज तो आती हैं भाई, फॉरकास्टिंग मतलब अनुमान लगाना, तो इसके लिए तो हमारे पास पूरा का प्रॉपर चीज चाहिए, लेकिन हर चीज प्रॉपर नहीं होता, बहुत सारे पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो डेटा होते हैं, है कि नहीं है, तो उस पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये रहा आपका ये चैप्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बस ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। कल जो हमारा चैप्टर होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट, देखते हैं दोनों में जो भी बेस्ट होगा वो हम आपको कल पढ़ाएंगे और कल खत्म करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है 2-4 दिन लगा दें तभी समझिए कि नहीं चैप्टर खत्म हुआ है। हाँ? गुस्सा मत करिए आप लोग, मतलब बात है पूछ सकती हैं, अब हमारा बोलने का आदत है तो। हाँ, ये पढ़ लीजिएगा ना आज जितना पढ़ा है हमने, हाँ तो कल पढ़ लेंगे ना। अब कल उसमें कुछ है ही नहीं, अब पढ़ लिया अपन एनालिसिस का, हर चीज पढ़ लिया। अब आपको बस करना कैसे ना एनालिसिस, वो मैं बताऊंगा आपको। चलिए 2 दिन लगा देंगे, उदास मत हुई। तो आपको तो सिर्फ रीडिंग करना है, समझा तो मैं भी रखा हूँ। अभी जाके इंस्टेंट आज आप पढ़ लीजिएगा ना, तो रटना नहीं पड़ेगा। बाकी आप जाइएगा, सोचिएगा गया क्लास में तो समझ में आइए गया, तो कभी पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो टीएस अग्रवाल को प्रणाम करिए, एसपीपीडी की तरफ बढ़िए। अरे तो हमको भी तो भाई, अब सुनिए दिक्कत क्या था कि अगर मैं टीएस ग्रेवाल के लिए आपको डायरेक्टली अगर ना कह देता ना, तो आप यही समझते कि इमार साहब ये भी रट के आते हैं, इसका मतलब इनको नहीं, हमारे यहाँ मास्टर साहब कहा जाता है। तो अब आप लोग भी हमसे मतलब मिल चुके हो, तो अब ऐसा कुछ है नहीं अब, तो जो भी बात है एकदम ठीक है। तो इसलिए मैंने टीएस ग्रेवाल की, नहीं हम पढ़ा सकते हैं टीएस ग्रेवाल, डोंट वरी।